तो मूवी शुरू होती है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक शिकारी एक शेरनी पर हमला करके उसे मार देता है, क्योंकि वो उसके बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि वो उसे एक सर्कस को बेच सके। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होके हमें एल्मा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी पियानो क्लास में होती है। जब उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, वो बहुत उदास हो जाती है और सीधा उस आइलैंड के लिए निकल जाती है जहाँ उसके ग्रैंडफादर रहा करते थे। इस आइलैंड का नाम कनाटा है। एल्मा अपने ग्रैंडफादर का फ्यूनरल अटेंड करती है और वहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा के फ्रेंड जोई से भी मिलती है, जो कि एल्मा को उसके ग्रैंडपा के घर ले जाते हैं जहाँ वो रहा करते थे। जब एल्मा उस घर को एक्सप्लोर कर रही होती है तो उसे अपने दादा की बहुत याद आती है। यहाँ जोई उसे कहता है कि तुम्हें कुछ दिन यहाँ रुकना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा, मगर एल्मा कहती है कि वो यहाँ नहीं रुक सकती, उसकी लाइफ वहाँ है, वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगी। जोई उसकी बात समझ जाता है और जाते हुए वो उसे एक कैमरा दे जाता है, जो कि उसके ग्रैंडफादर उसके लिए छोड़ कर गए थे। उसमें उनका एक रिकॉर्डेड मैसेज था। जोई के जाने के बाद एल्मा रात में वो मैसेज सुनती है, जिसमें कि उसके ग्रैंडपा से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत मिस भी करता हूँ, मगर मुझे पता है कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो और तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगी। इसी बीच उनके घर के बाहर एक वुल्फ आती है और उसके ग्रैंडपा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो एल्मा को बताते हैं कि ये उनकी नई दोस्त है और वो बहुत अच्छी है। ये सब सुनकर एल्मा बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दोबारा से उस शिकारी को दिखाया जाता है, जो कि उस कप को अपने साथ एक प्लेन में ले जा रहा होता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उसका प्लेन एल्मा के आइलैंड पर ही क्रैश हो जाता है, जिसकी आवाज एल्मा भी सुनती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दो साइंटिस्ट एली और चार्ल्स को दिखाया जाता है, जो कि एल्मा के ही आइलैंड पर आए होते हैं। वो व्हाइट वुल्फ को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले व्हाइट वुल्फ अपनी ब्रीड के बहुत ही कम रह गए हैं, इसीलिए वो उन्हें एक्सटेंड होने से रोकने के लिए पकड़ना चाहते हैं। अब उनके बिछाए हुए ट्रैप में एक वुल्फ फंस जाती है, लेकिन वो नेट को फाड़ कर वहाँ से भाग जाती है। जब एली और चार्ल्स वापस अपने ट्रैप देखने आते हैं तो काफी डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि वुल्फ वहाँ से भाग चुकी थी। वहाँ दूसरी तरफ जब एल्मा वॉक कर रही होती है तो उसे वही वुल्फ नजर आती है, जो कि एक और जाल में फंस चुकी थी। वो वुल्फ उसे देखकर घबरा जाती है, मगर एल्मा ने अपने दादाजी का कोट पहन रखा था और वो वुल्फ उसकी स्मेल पहचान जाती है, इसीलिए वो एल्मा को कुछ नहीं कहती और एल्मा भी उसकी मदद करती है और वो नेट काट कर उसे आजाद कर देती है। आगे जाकर एल्मा एली और चार्ल्स को भी देखती है। उसे लगता है कि वो दोनों हंटर्स हैं, इसीलिए वो उन पर गुस्सा करती है और कहती है कि ये उसका प्राइवेट आइलैंड है, इसलिए वो यहाँ ये सब नहीं कर सकते। वहीं हमें उस क्रैश्ड प्लेन को दिखाया जाता है, जहाँ वो बेबी लॉयन अभी भी जिंदा था और वो कैद से आजाद होकर नीचे गिर जाता है, मगर नीचे एक नेस्ट होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। एल्मा भी वहीं से गुजर रही होती है जब उसकी नजर उस कप पर जाती है जो नीचे गिरने वाला था। वो उसे पकड़ लेती है और उसे बचाकर अपने साथ घर ले आती है। जैसे ही वो डोर खोलती है तो वो वुल्फ भी अपने बच्चे को लेकर घर के अंदर आ जाती है, क्योंकि वो एली और चार्ल्स की वजह से काफी घबराई हुई थी और उसे अपने बच्चे की फिक्र थी। अब एल्मा को समझ में नहीं आता कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, इसीलिए वो जोई को कॉल करती है, मगर वो कॉल रिसीव नहीं करता। फिर थोड़ी ही देर में वो खुद वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि वो कल उसे वॉकी टॉकी देना भूल गया था। एल्मा उन्हें कब और वुल्फ के बारे में बताती है तो जोई कहते हैं कि वो फॉरेस्ट रेंजर्स को बुला चुका है, थोड़ी ही देर में वो उन्हें लेने आ जाएंगे। वो घबराए नहीं। जोई को कुछ काम होने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में फॉरेस्ट रेंजर वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे एल्मा को पता चलता है कि उस कप को किसी सर्कस में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, मगर उनका प्लेन क्रैश हो गया। ये सुनकर एल्मा उन्हें कप के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसके दादाजी ने सर्कस के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाई थी और वो नहीं चाहती थी कि वो बेबी लॉयन भी सर्कस में जुल्म सहे। फॉरेस्ट रेंजर को लगता है कि शायद वो कब उस हादसे में ही मारा गया, इसीलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब एल्मा वापस घर आती है तो वो देखती है कि कैसे वुल्फ अपने बच्चे के साथ लॉयन का भी ख्याल रख रही है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है और डिसाइड करती है कि वो अब इन सब का ख्याल रखेगी। अगले दिन वो जोई से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि वो अपने एग्जाम होने तक यहीं रहेगी, जिससे कि जोई भी बहुत ही खुश होता है और फिर वो एल्मा से कब और वुल्फ के बारे में पूछता है तो एल्मा उनसे झूठ बोल देती है
कि वो उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर चुकी है। तो जोई भी रिलैक्स फील करता है। अब हम देखते हैं कि एल्मा उनके साथ बहुत ही खुश है। वो उनका ख्याल रखती है और उनके साथ खेलती भी है। उसे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही पसंद है। वक्त गुजरता है, फिर एल्मा को अपनी म्यूजिक एग्जाम के लिए जाना पड़ता है। एल्मा जाने से पहले वुल्फ के लिए एक विंडो ओपन रखती है और फिर वो न्यूयॉर्क के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर वो एग्जाम को लेकर काफी स्ट्रेस होती है, मगर उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी जाती है और उसे लॉस एंजलिस म्यूजिक स्कूल के लिए सिलेक्ट भी कर लिया जाता है, जिस पर कि वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हम वुल्फ को देखते हैं जो कि जंगल में घूम रही होती है, जब एली और चार्ल्स भी वहीं से गुजर रहे होते हैं और उसे देखकर वो उस पर ट्रैंकुलाइजर गन चलाते हैं, जिससे कि वो वुल्फ बेहोश हो जाती है और एली और चार्ल्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। उधर एल्मा जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। बेबी एनिमल्स तो मौजूद है, मगर वुल्फ वहाँ पर नहीं होती, इसीलिए वो उसे ढूंढने बाहर निकल जाती है, मगर उसे वो कहीं नहीं मिलती। वो बहुत सैड होती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती और वो अकेले ही बच्चों का ख्याल रखने लगती है। अगले दिन जब जोई उसे मिलने आता है तो उन दोनों एनिमल्स को देखकर वो एल्मा पर गुस्सा करता है कि उसने उसे झूठ बोला, मगर एल्मा उन्हें समझाती है कि उसके दादा ने सर्कस के अगेंस्ट कैंपेन चलाई थी और वो नहीं चाहती कि ये कब भी सर्कस जाए, इसीलिए वो उनका ख्याल रखना चाहती है, खासकर अब जबकि वुल्फ भी यहाँ पर नहीं है। जोई उसे पूछता है कि तुम्हारे कंपटीशन का क्या हुआ, तो एल्मा कहती है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मगर मैंने जाने से मना कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, इन बच्चों का ख्याल रखना चाहती हूँ। जोई उसे समझाता है और कहता है कि लॉस एंजलिस जाना तुम्हारा सपना था। तब एल्मा कहती है वो मेरा नहीं, दादाजी का सपना था और मैं यहाँ रहकर भी उनका ही सपना पूरा करूंगी। इस पर जोई उसकी बात समझ आता है और फिर एल्मा खुशी खुशी उन दोनों बच्चों का ख्याल रखने लगती है। एल्मा ने उन्हें नाम भी दिए थे। वो वुल्फ बेबी को मोज़ार्ट और कप को ड्रीमर बुलाती थी। अब इसी तरह 1 साल गुजर जाता है और जोई को एल्मा के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो जानवर भी अब बड़े हो गए थे और वो काफी खूनखार थे। जोई एल्मा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम रोज मुझे अपडेट करोगी कि तुम ठीक हो, और अगर तुम एक दिन भी ऐसा ना कर सकी तो मैं फिर रेंजर्स को यहाँ पर बुला लूंगा। एल्मा भी उनसे वादा करती है कि वो ऐसा ही करेगी। इसके बाद अब वो रोज उन्हें अपडेट करती है। एक दिन ड्रीमर और मोज़ार्ट खेलते हुए लेक के पास आ जाते हैं और एल्मा भी उनके पीछे पीछे आती है। वो देखती है कि लेक के पास एक लेडी अपनी बेटी के लिए फूल तोड़ रही है। तभी ड्रीमर और मोज़ार्ट उनकी तरफ भागने लगते हैं। एल्मा को लगता है कि वो दोनों इन एनिमल्स को देखकर डर जाएंगी, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए वो भागती है, मगर पैर फिसलने की वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन उस लेडी को इस बात का पता नहीं चलता और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मोज़ार्ट और ड्रीमर बहुत ही परेशान थे। वो एल्मा को जगाने की कोशिश करते हैं, मगर जब वो नहीं उठती तो वो उसी के पास रहकर उसका ख्याल रखने लगते हैं। अब अगली सुबह तक भी एल्मा को होश नहीं आता। जोई जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो एल्मा कॉल रिसीव नहीं कर पाती, जिससे जोई परेशान होकर उसे ढूंढने लगता है। उन्हें वो लेक के पास दिख जाती है, मगर उसके पास मोज़ार्ट और ड्रीमर को देखकर वो घबरा जाते हैं, इसीलिए वो रेंजर्स को कॉल कर लेते हैं। फिर हम एल्मा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, मगर डॉक्टर्स कहते हैं कि उन एनिमल्स की बॉडी हीट की वजह से उसकी जान बच पाई है और उसकी हालत ज्यादा खराब नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट रेंजर मोज़ार्ट और ड्रीमर को पकड़कर ले जाते हैं, जहां मोज़ार्ट को वो एली के हवाले कर देते हैं, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश होता है। और ड्रीमर को लेने एक सर्कस का ओनर जॉन अपने बेटे राफे के साथ आता है। वो ड्रीमर को अपने साथ ले जाते हैं, जहां राफे समझ पाता है कि ड्रीमर किसी बात को लेकर परेशान है, इसीलिए उसे रिलैक्स करने के लिए वो क्लासिकल म्यूजिक उसे सुनाता है। तभी वहां पर राफे के डैड आ जाते हैं, जो कि एक चाबुक लेकर ड्रीमर को मारने लगते हैं ताकि वो उसे शो के लिए ट्रेन कर सके, जिससे कि राफे काफी डर जाता है। वहीं हम एली और चार्ल्स को देखते हैं, जो कि वुल्फ को एनिमल फैसिलिटी में ले जाते हैं, जहां उसकी मदर वुल्फ मौजूद होती है। अपने बच्चे को पाकर वो बहुत ही खुश होती है, जिससे एली और चार्ल्स को भी बहुत अच्छा लगता है। उधर जब एल्मा की आंख खुलती है और उसे ड्रीमर और मोज़ार्ट के बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और वो उनसे मिलने की जिद करती है, जिसके बाद जोई उसे फॉरेस्ट रेंजर के पास ले जाता है, जहाँ रेंजर उसे बताती है
कि उसने उसे सही जगह भेज दिया है, जिस पर कि एल्मा उन पर गुस्सा करने लगती है और जोई उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो एली को कॉल करके मोज़ार्ट का पूछती है, तो एली उसे कहता है कि वो यहाँ अपनी मॉम और बाकी वुल्फ्स के साथ खुश है, वो तुम्हारा पालतू जानवर नहीं है, इसीलिए उसे यही रहने दो। तो एल्मा उसकी बात समझ जाती है, लेकिन वो ड्रीमर को बचाना चाहती थी क्योंकि उससे पता था कि उसके साथ बुरा हो रहा है। इसीलिए वो शहर के हर सर्कस में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाती क्योंकि जॉन की टीम हर दिन अपनी लोकेशन चेंज करती रहती है और डिफरेंट एरिया में अपना शो करती है। वहीं मोज़ार्ट को भी अपने दोस्त की याद आ रही होती है और एक दिन जब ड्रीमर का केज उनकी फैसिलिटी के बाहर से गुजर रहा होता है, तब मोज़ार्ट उसकी स्मेल पहचान लेता है और वो रात में वहाँ पर गड्ढा खोद कर वहाँ से भाग जाता है। एली और चार्ल्स को समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मोज़ार्ट ड्रीमर के पास पहुँच जाता है और वो लोग एक लकड़ी की मदद से उस केज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। और जब जॉन ड्रीमर को केज से बाहर निकालने आता है, तब मोज़ार्ट उस पर हमला करके ड्रीमर को केज से बाहर निकाल लेता है। ड्रीमर आजाद होकर बहुत खुश था, लेकिन जॉन अपने बेटे के साथ उसे पकड़ने निकल जाता है। वहीं एली एल्मा को कॉल करके बताता है कि मोज़ार्ट भाग गया है। एल्मा कहती है कि वो मेरे पास नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपने भाई ड्रीमर के पास गया होगा। तब एली पूछता है कि ड्रीमर कौन है, तो एल्मा बताती है कि उस लाइन का नाम ड्रीमर है, जिस पर एली को लगता है कि एल्मा पागल है। लेकिन बाद में जब चार्ल्स को सर्कस से शेर के गायब होने की खबर मिलती है, तो वो समझ जाता है कि एल्मा सच बोल रही है। वो एली को भी इस बारे में बताता है, जिससे उसे भी इस बात पर यकीन हो जाता है और वो एल्मा के आइलैंड पर जाकर उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि वो दोनों साथ होंगे। एल्मा उसे उन दोनों की बचपन की पिक्चर्स दिखाती है और कहती है कि वो साथ बड़े हुए हैं और एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। तब एली कहता है कि हम उन दोनों को ढूंढ सकते हैं क्योंकि मोज़ार्ट ने मेरा GPS कॉलर पहन रखा है। वहीं ड्रीमर और मोज़ार्ट एल्मा के आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में भूख लगने पर वो एक शॉप में घुस जाते हैं, मगर गार्ड उन्हें देख लेता है, जिससे बचकर वो दोनों भागने लगते हैं। मगर टाउन के लोग उन्हें देखकर बहुत ही डर गए थे। अगले दिन एल्मा और एली ड्रीमर और मोज़ार्ट को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं कुछ ऑफिसर्स भी उन्हें पकड़ने में लग गए थे क्योंकि टाउन के लोगों ने उनकी कंप्लेन कर दी थी। उधर जॉन और राफे को वो दोनों जंगल में मिल जाते हैं, जहां वो उस पर ट्रैंकुलाइजर से शूट करने लगता है, मगर मोज़ार्ट उस पर हमला करता है, जिससे कि गोली मोज़ार्ट को ही लग जाती है। राफे मोज़ार्ट को बचाने के लिए उसे एंटीडोट देता है ताकि वो ठीक हो जाए और उसके ट्रैकर को वो अपने पास रख लेता है। जॉन को चोट लगने की वजह से वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब एंटीडोट की वजह से मोज़ार्ट ठीक हो जाता है। वहीं हम देखते हैं एली और एल्मा ट्रैकर की मदद से एक बार में पहुंच जाते हैं क्योंकि ट्रैकर राफे ने अपने पास रख लिया था। तब वो राफे से मोज़ार्ट और ड्रीमर के बारे में पूछते हैं, तो जॉन झूठ बोल देता है कि ये हमें रास्ते में मिला था, जिस पर वो दोनों सैड होकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन राफे भी उन एनिमल्स को बचाना चाहता था, इसीलिए वॉशरूम का बहाना करके वो बाहर आता है और उन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। फिर वो उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ उसके डैड ने मोज़ार्ट को बेहोश किया था। एल्मा समझ जाती है कि वो आसपास ही होंगे, इसीलिए वो कार में उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। वो कार में म्यूजिक भी लगाते हैं, जिसकी आवाज ड्रीमर भी सुन लेता है और वो बाहर आ जाता है। एल्मा उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और ड्रीमर एल्मा को मोज़ार्ट के पास ले जाता है। उन दोनों को सेफ पाकर एल्मा बहुत खुश थी। तब एली आकर बताता है कि पुलिस आसपास ही है, वो लोग इन्हें यहाँ से बचाकर नहीं ले जा सकते। लेकिन तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और वो ड्रीमर पर गन पॉइंट करता है। तब राफे उनके सामने आता है। जॉन कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। राफे कहता है लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं, अब जानवरों को टॉर्चर करते हो। और जॉन उसकी बात समझ जाता है, वो उसे सॉरी करता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आने वाली होती है। तब एल्मा एली से कहती है कि तुम मुझे मेरे घर पर मिलना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। फिर वो ड्रीमर को बचाने निकल जाती है और वो उन दोनों को लेकर एक खुफिया सुरंग से अपने घर तक ले आती है। मगर इतने में पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। तब ड्रीमर पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए वापस जंगल में चला जाता है। एल्मा बहुत दुखी होती है, मगर मोज़ार्ट को बचाने के लिए वो उसके साथ पानी में होते हुए अपने घर पहुंच जाती है। वहाँ उसे गोली की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी को लगता है कि पुलिस ने ड्रीमर को मार दिया है और सभी काफी उदास हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ड्रीमर सेफली जंगल से बाहर आ जाता है क्योंकि वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था, जिससे एल्मा बहुत ही खुश होती है।
जोई और एली भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर हम देखते हैं कि एल्मा एक म्यूजिक पार्टी अरेंज करती है और वो सबको इस बात का प्रूफ देती है कि अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो दो खतरनाक ब्रीड के जानवर भी एक साथ अच्छे से रह सकते हैं। फिर हमें ड्रीमर और मोज़ार्ट को दिखाया जाता है जो कि एक साथ खेल रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।